बहुत स्वागत व्यूअर्स आपका। आपके लिए एक बड़ी खास पेशकश थोड़ी देर में हम आपको दिखाने वाले हैं, बल्कि अभी बस कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों में दूसरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इंडिया टीवी पर आप देखेंगे। कल आपने उनकी मेरे साथ ही एक बातचीत देखी थी, कल सुबह पटना में वो मुझसे बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, पॉलिटिकल बातें उसमें हमने बहुत ज़्यादा की थी। 400 पार क्यों, गांधी परिवार वो बहुत कुछ बोले थे। उन्होंने बताया था कि मैं आरक्षण की बात क्यों कर रहा हूँ, जब पॉलिटिकल बातें थी, हंसी मजाक भी उसके अंदर हुआ था। आज जो आप प्रधानमंत्री का इंटरव्यू, मीनाक्षी जोशी मेरी साथी जो हैं, उनको आप रोज देखते हैं इंडिया टीवी पर, उन्होंने काशी में आज इंटरव्यू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये देखिए उसकी तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री के साथ ये मीनाक्षी का जो इंटरव्यू है, बड़ा इमोशनल किस्म का इंटरव्यू। इसमें कुछ आपको अनछुए पहलू प्रधानमंत्री की पर्सनालिटी के, उनके जीवन के, वो आपको जानने के लिए मिलेंगे। अच्छा, मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई खुद काशी से। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी बातचीत आपकी हुई, कैसी बातचीत रही प्रधानमंत्री के साथ, बताइए। आप ही व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। सौरभ, ठीक वैसी ही बातचीत जैसे आपकी पटना में हुई थी। आपने जैसी बातें कही ना कि वो बेहद सहज हैं, वो मुद्दे जानते हैं, वो राजनीति की समझ रखते हैं, लोगों से उन्हें ये प्यार क्यों मिल रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहजता है। मैंने आज उनसे इमोशनल पहलू पर बातचीत की। राजनीतिक बातें हुई सौरभ, लेकिन बात उनके उन भावुक क्षणों को लेकर भी हुई जब वो रैलीज करते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं, लोगों से उन्हें वो प्यार मिलता है। लाखों की भीड़ में एक बूढ़ी अम्मा को ढूंढकर फिर उन्हें एक चेयर दे देना, ये आखिर वो कैसे करते हैं। छोटी बच्चियां जब उनके कदमों पे सिर रख के आंसू बहाने लगती हैं तो क्या उन्हें जिम्मेदारी का बोध नहीं होता, या वो ये जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ नहीं जाती। जब हम काशी की बात करते हैं और इस वक्त मैं एक चहल पहल वाली सड़क पर मौजूद हूँ, आप देखिए ट्रैफिक इतना ज़्यादा है और लोग जो है ना, ये काशी की जनता है। काशी की तंग गलियों को लेकर जब मैंने बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये काशी की तंग गलियां बुरी नहीं है, ये तो काशी की तंग गलियां काशी की पहचान है। लेकिन हाँ, काशी का विकास क्यों ज़रूरी था, उन्होंने काशी के इतिहास से लेकर महात्मा गांधी ने काशी के बारे में क्या बोला, उन्हें किन बातों का अफसोस था और उन्होंने कैसे अपनी कर्मांजलि महात्मा गांधी को दी काशी का विकास करके, ये बातें उन्होंने आज इस इंटरव्यू में कही। आज ठीक दोपहर 3 बजे बेसब्री से मैं भी इंतजार कर रहा हूँ आपकी ये बातचीत सुनने का। व्यूअर्स भी देखना चाह रहे हैं। थोड़ी देर में ये इंटरव्यू हम लोग मीनाक्षी दिखाएंगे, उनकी बातचीत का एक हिस्सा मैं पहले रखूंगा सामने, क्योंकि आप तो वहीं। पहले मुझे ये बताइए कि इंटरव्यू हुआ कहाँ आपका भाई, इतना आज तो बड़ा तामझाम हुआ है ना वहाँ बनारस के अंदर। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काशी का ये बड़ा ही खूबसूरत कन्वेंशन सेंटर है। आप जानते हैं जापान के जो राष्ट्राध्यक्ष रहे, तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष शिंजो आबे, उस वक्त वो जापान आए और जापान और भारत की एक सहयोग के साथ काशी के अंदर एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना। और आप काशी के अंदर जब इस कन्वेंशन सेंटर को देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि क्या वाकई में काशी ही है, क्योंकि जब आप दिल्ली देखते हैं, दिल्ली हो गई, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, ये सब महानगरों की श्रेणी में आते हैं, जयपुर हो गया, इन महानगरों में ऐसे कई कन्वेंशन सेंटर हैं। लेकिन काशी के इन्हीं गलियों में जहाँ पर विरासत की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, वहाँ पर विकास की गंगा कैसे बहती है, ये कन्वेंशन सेंटर इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत ही खूबसूरत कन्वेंशन सेंटर जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की तस्वीरें आपने देखी, आपको इस इंटरव्यू में भी कई जगह दिखाई देंगी। और उनके साथ उनकी दोस्ती किस तरीके की थी उसका भी जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में कहा। जब उनकी कन्वेंशन सेंटर में आपकी बातचीत हुई है मीनाक्षी, मुझे लग रहा है कि आप देखिए एक छोटा सा हिस्सा तो दिखा देना चाहिए व्यूअर्स को इस बातचीत का आपके साथ जो हुई है। अच्छा, आपने जैसा आपने खुद कहा कि थोड़ी आज ये बातचीत जो है थोड़ी भावुक बातचीत आपने की है। मैंने यही उनसे पूछा, क्योंकि लाखों की भीड़ होती है, ये कोई आम बात नहीं है। इस लाखों की भीड़ में ऐसे किसी व्यक्ति को देख लेना जिन्हें वाकई में ज़रूरत है। जब मैंने उनसे ये पूछा ये आप कैसे करते हैं, या आपकी नज़र उन तक कैसे पहुंचती है, तो उन्होंने ये कहा कि पता नहीं, शायद ये मुझे भगवान का कोई आशीर्वाद है। शायद अगर कोई बहुत सज धज के बहुत तैयार होकर आएगा तो उन तक मेरी नज़र नहीं पहुंचेगी, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि कोई ज़रूरतमंद है या कोई गरीब है या कोई असहज है तो उन तक मेरी नज़र अपने आप पहुंच जाती है। फिर चाहे वो बूढ़ी अम्मा हो या फिर उनकी
पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाली कोई बच्ची ही क्यों ना हो। उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया जो हमने तस्वीरों में नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि एक बार एक पुलिस वाली थी, एक लड़की थी, वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रही थी। अचानक से उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जैसे वो लड़की बेहोश होकर गिरने वाली है। उन्होंने फटाफट कहा कि आप ज़रा इन्हें देखिए, आप संभालिए। जो उनकी मेडिकल टीम है उन पर भी वो उसी तरीके से ध्यान रखते हैं। और उन्होंने कहा कि ये लोगों का प्यार है जो मुझे अपने आप ही उन तक खींच कर ले जाता है। और शायद यही जो है कि उनके व्यक्तित्व का पहलू भी है कि इतने लाखों की भीड़ में अपने आप ही उनकी एक नज़र चली जाती है। फिर चाहे वो एक साधु हो, वो बूढ़ी अम्मा हो, वो कोई बच्ची हो, वो कोई पुरुष हो, वो हर तरफ एक कहें कि ये उनके व्यक्तित्व का और पहलू ये है। जो आपने दूसरी अभी बातचीत उनसे की, दूसरा सवाल कि भाई आप ये कहते हैं मोदी को क्या मालूम परिवार का दुख क्या होता है, मोदी को क्या मालूम परिवार पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये आपने जो उनसे पूछा, इस पर प्रधानमंत्री का जो डिटेल में जवाब है वो जरा बताइए, फिर बाकी हम पूरा हिस्सा तो दिखाएंगे थोड़ी देर में। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बाकी विपक्षी दल हैं जो परिवारवादी राजनीति चलाते हैं या उनके राजनीतिक दल ही उनके परिवार के केंद्र में हैं, उनकी सोच जो है वो सीमित सोच है। वो केवल उसी को अपना परिवार मानते हैं, जबकि मैंने इस भारत के रहने वाली जनता को ही अपना परिवार मान लिया है। तो इसलिए जो संकुचित सोच के साथ चल रहे हैं उनके लिए परिवार उन तक ही सीमित है जहां तक खून के रिश्ते हैं। लेकिन जहां वो अपना परिवार देखते हैं, वो उनकी काशी की जनता है, वो भारत की जनता है, वो उनके कार्यकर्ताओं का परिवार है। परिवार का अगर हम सही मायने में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दृष्टि मुझे समझ में आई इस इंटरव्यू के दौरान, उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। परिवार वो नहीं है जो आप खूनी रिश्तों की बात करते हैं। परिवार वो है उनके नज़रिए में जिनके बीच में आप रहते हैं, जिनके लिए आप काम करते हैं, जिनके साथ आप जीते हैं और जिनके साथ आप चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ हमारे मेहमान हैं, आप लोग भी अगर मीनाक्षी से जानना चाहें इस इंटरव्यू में क्या बातचीत हुई है। हर्षवर्धन जी। नहीं मीनाक्षी, मुझे जो बातचीत का एक तरह से कहें जो थोड़ा सा हिस्सा दिखा उससे जो समझ में आया, तो मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने आज तय किया था कि सिर्फ इमोशनल इश्यूज पर ही बात करेंगे, या आपको लगा कि ठीक है इसके साथ ये भी बात करनी चाहिए? पूरा हिस्सा भले ना खोल के बताइए, लेकिन थोड़ा सा कुछ बताइए कि सिर्फ इमोशनल बातचीत है ये, या फिर कुछ और भी बातचीत है जो शायद हमें अभी इसमें दिख नहीं रही। नहीं, राजनीतिक बात भी हुई राजनीतिक बात भी हुई। मैंने तो उनसे पूछा भी कि क्योंकि जब चर्चा हो रही थी कि भाई आजकल ये बहुत विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप जो है संविधान को बदल कर रख देंगे, आप संविधान खत्म कर देंगे, तो उन्होंने उस पर भी बड़ा ही तल्ख शब्दों में जवाब दिया। हर्षवर्धन जी, मैं आपको बता दूं, उन्होंने 4 इंसिडेंट्स बाकायदा गिनाए कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर उनकी बेटी इंदिरा गांधी से लेकर उनके बेटे राजीव गांधी और फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक 4 उन्होंने ऐसे इंसिडेंट्स बताए जो ये झलकाते हैं कि कांग्रेस पार्टी संविधान का खुद अपने हिसाब से इस्तेमाल करती आई है, उसको बदलती आई है, जो उन्हें ठीक लगा। आज तक अपनी राजनीति की धुरी में उन्होंने कभी संविधान को तवज्जो नहीं दी। ये उन्होंने बड़ी ही क्लियरली, इसमें राहुल गांधी का उस ऑर्डिनेंस को फाड़ देना भी शामिल था, इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगा देना भी शामिल था। ये तमाम बातें उन्होंने आज बड़ी खुलकर कही। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप तो हर्षवर्धन जी सारी बातें मुझे 3 बजे से पहले इंटरव्यू के आप खोल देंगे, लेकिन जब वो ये बातें बता रहे थे तब उन्होंने राहुल गांधी को शहजादे कह के बुलाया। तो मैंने पूछा उनसे कि आप उन्हें शहजादे कहते हैं, वो आपको तानाशाह कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तानाशाह जो ये शब्द है शायद वो इसका मतलब नहीं जानते हैं। तानाशाह आप यानी डिक्टेटर कह रहे हैं? क्या हमारे देश में डिक्टेटरशिप है? और क्या आप देश की जनता को गाली नहीं दे रहे हैं कि वो एक डिक्टेटर को चुन रही है? तो क्या लोकतंत्र इस देश में नहीं है? आप तो ये देश के मैंडेट का जो है उसका सम्मान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तानाशाह, कल उन्होंने मुझसे बातचीत करते हुए कहा था ये मुझे शहनशाह कहते हैं। मैं इतनी गालियां सहन करता हूं तो मैं शहनशाह हूं। ये आदमी की विट है, तुरंत तपाक से जवाब देने की, मतलब कुछ इसमें कुछ आप लिख पढ़ के नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं, तुरंत उनके मन में बात है, उन्होंने वो जवाब दिया। अब जैसे जो आप बात कह रही हैं कि भाई गांधी परिवार जो है, या जो ये इंदिरा गांधी ने क्या किया था, राजीव गांधी ने क्या किया था, ऑर्डिनेंस राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। मीनाक्षी, कल भी मैं जब उनसे बात कर रहा था तो चर्चा में ये आया कि भाई आप कह रहे हैं कि
ये राम मंदिर का फैसला पलट देंगे, ये 370 धारा जो है कश्मीर में दोबारा लगाने की बातें कर रहे हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल काम है। क्या करें आप जानते नहीं है, मैंने इस परिवार को 3-4 पीढ़ी से ऑब्जर्व किया, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का शाहबानो का फैसला पार्लियामेंट में लाकर पलट सकते हैं तो और क्या नहीं कर सकते। बहुत ही आप कम आंकते हैं इस मामले में इनकी जो क्षमता है। आ गए अगर सत्ता में तो ऐसे प्रयास जरूर करेंगे, तो उनका फोकस बड़ा क्लियर है। ये मुझे तानाशाह कहते हैं, मैं तो उदाहरण बता रहा हूं आपको। राजनीति में नरेंद्र मोदी के पास इस परिवार को लेकर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है संघ के प्रचारक के तौर पर। जो इमरजेंसी लगी थी, जो तानाशाही का कालखंड भारत में सिर्फ एक बार आया, जो इंदिरा जी ने 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगा दी थी, रात में उठा के राष्ट्रपति से सिग्नेचर करा लिया गया था। तो उस दौरान भी कैसे वो भेष बदल बदल कर भागे, संघ के प्रचारकों को क्या क्या करना पड़ा, संघ के स्वयंसेवक कैसे भूमिगत रहे, बेसमेंट में शाखाएं चलानी पड़ी, कितनी बार प्रतिबंध लगा वो जानते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर वो जानते हैं कि कितना उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, कैसे उनके खिलाफ बाकायदा एनजीओ और उस तरह के कट्टर मुस्लिम संगठनों के जरिए उनकी सरकार की छवि खराब की गई, और अब जब वो सत्ता में है तब भी उनके खिलाफ कैसे एक बड़े लार्जर इकोसिस्टम के जरिए सब कुछ हो रहा है। विदेश की धरती पर जाकर राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, अमेरिका यूरोप के देश बेखबर हैं, हम तो यूनियन ऑफ स्टेट्स को अमेरिका यूरोपीय यूनियन के यूनियन ऑफ नेशन की तरह देखते हैं। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के पास जो अपना अनुभव है सरकार के तौर पर, विपक्ष के तौर पर, सामान्य नागरिक के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, उसकी वजह से इस परिवार को बहुत अच्छे से जानते हैं। जी, प्रधानमंत्री की एक और बड़ी खूबी है, मैंने जब गुजरात में उनके इलेक्शंस उनके साथ कवर किए तो बड़ा जो पत्रकार उनके साथ मिलते हैं उनका भी बड़ा ध्यान रखते हैं, उनसे पूछते हैं आपने खाना खाया नहीं खाया, आप उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शायद मीनाक्षी से भी जानने की कोशिश की होगी कि आप क्या कैमरे के पीछे वाली बातचीत बताइए मीनाक्षी जो हुई आपकी उनसे। मैं सही कह रही हूँ ना, राहुल जी कह रहे हैं ना तो मैं कैमरे के पीछे वाली बातचीत का एक अंश बता देती हूँ। जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ तो फिर फोटोग्राफ्स हो रही थी और हम लोग ऐसी कैजुअल बातचीत भी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे योग का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखते हैं। उन्होंने मुझसे पहला ही सवाल जो पूछा, उन्होंने ये पूछा कि आपका योग कैसा चल रहा है। तो मैंने कहा चुनाव की इस व्यस्तता के बीच में प्रयास कर रही हूँ, योग कर रही हूँ। और सौरभ आपके लिए एक सलाह भी उन्होंने दे दी है कि आप भी ज़रा योग किया करें। और हमारे एक और साथी हैं, हमारे गुजरात के ब्यूरो हेड है निर्णय कपूर, उनका भी नाम उन्होंने लेकर कहा कि ज़रा आप लोग भी योग किया करें। और मैंने इसके जवाब में उन्हें कहा कि देखिए मैं मोटिवेट करने का भरसक प्रयास कर रही हूँ, पिछले 4 सालों से तो कर ही रही हूँ। अब मेरा और निर्णय का नाम लेकर वो कह रहे थे कि योग करें हम। नहीं, निर्णय जी की तो हाँ, अब तो आप कर लीजिए सौरभ, अब तो आप काम कर लीजिए अपने ऊपर। देखिए अब आपने ये कहा है तो एक राज मुझे भी खोलना पड़ेगा भाई, कमाल है। मैं अब मुझ पर इतना दबाव आ गया है। नहीं बता दीजिए, तो मैं बता देता हूँ। कल जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ तो पहले मैंने उनसे कहा कि हमारा बड़ा थोड़ी इनफॉर्मल सी बातचीत इंटरव्यू में आपको लगी। मैंने कहा देखिए अब मैं प्रधानमंत्री जी ये कह सकता हूँ कि मैं देश के प्रधानमंत्री के साथ पार्क में घूमा था। तो उन्होंने कहा हाँ आप ये कह सकते हैं, हंसने लगे। फिर मुझसे बोले कि आप रजत जी से एक बात सीखिए। तो मैं थोड़ा डर गया, मैंने कुछ क्या मतलब कुछ पैसा तो नहीं, मुझसे कुछ गलत हो गया इंटरव्यू में। तो मुझे लगा कहेंगे आप रजत जी से सवाल पूछना सीखिए, कैसे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ऐसा करना सीखिए भाई, और रजत जी जैसा तो कोई हो नहीं सकता। तो बोले नहीं आप रजत जी से एक चीज़ सीखिए, अपना वजन कैसे काबू में रखना है। नहीं लेकिन अब मैं हैरान हूं कि उन्होंने दूसरे दिन ये सलाह मीनाक्षी के जरिए हमको भिजवा दी। मुझे लगता है कि सबसे जरूरी सलाह उन्होंने दी है सौरभ जी, और इसको आप जरा ध्यान से सुनिए। अब देश के प्रधानमंत्री आपको अगर सलाह दे रहे हैं तो सलाह के साथ थोड़ा सा निर्देश भी है। अब मैं जरूर करूंगा। हाँ ये करना पड़ेगा, मैं जरूर करूंगा। हर्षवर्धन जी, राहुल जी, सौरभ, देखिए आप सभी लोग तो देखिए हमारे साथ एक परिवार के जैसे ही हैं। सौरभ और मैं तो हम लोग कितनी बार ही योग के ऊपर कितनी चर्चा कर चुके हैं, और आपने भी कितनी बार हर्षवर्धन जी बोला है कि आपका योग में वो अच्छा है ये अच्छा है। लेकिन इस बात को लेकर बड़ी ही गौरव की अनुभूति होती है कि हम एक ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं जिस कार्यक्रम के जरिए हम सेहत का संदेश दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से 2014 में उन्होंने ये कुर्सी संभाली है, हमने देखा है किस तरीके से उन्होंने योग का परचम पूरे विश्व में लहराया है।
योग पहले से लोग कर रहे थे, लेकिन उसको वो स्थान दिलाना कि योग जो है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक चिन्हित हो जाए, ये वाकई में इससे पहले किसी ने ना सोचा था ना किया था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सोच थी, उनका विजन था। और इसलिए बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग का भी जिक्र किया। हालांकि ये ऑफ स्क्रीन बातचीत में हुआ, पर बड़े ही गर्व की अनुभूति भी हुई और खुशी भी हुई कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लोगों को सेहत के लिए जागरूक कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल है कि आपके अब तो पता लग गया कि प्रधानमंत्री भी आपके प्रशंसक भी हैं और आपके व्यूअर भी हैं मीनाक्षी। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि हम लोग यहाँ भी बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री मीडिया से पत्रकारों से लगातार बात कर रहे हैं और हर इंटरव्यू में एक अलग अंदाज उनका हमको दिखाई देता है। आपका इंटरव्यू का जो बेसिक टोन है वो क्या था? ये इंटरव्यू बाकी हर इंटरव्यू से किन मायनों में अलग है? और इतना बोल दूं मैं भी, दर्शक कहेंगे आप बातें करे जा रहे हैं, इंटरव्यू आप दिखा नहीं रहे। इंटरव्यू मैं आपको थोड़ी देर में दिखा रहा हूं बस, लेकिन ये बातचीत थोड़ी सी हमारी हो जाए मीनाक्षी से। जी मीनाक्षी। मैं दो अंग्रेजी के शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ। इट वॉज इमोशनल येट पॉलिटिकल। इसका पहला हिस्सा पूरा इमोशनल था, जहाँ पर उन्होंने माँ की बात की, इस देश के को अपने परिवार की बात की, जब उन्होंने लोगों के बीच में लोगों के आंसू से वो कैसे जुड़ जाते हैं, वो काशी से कैसे जुड़ जाते हैं, काशी का धर्म, काशी का अध्यात्म, काशी की विरासत, काशी का सौंदर्य, वो विकास से कैसे जुड़ता है और कैसे वो इसे अपनी आदरांजलि, कर्मांजलि, उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। तो पहला हिस्सा तो वो है जहाँ पर भावनाएं हैं, और दूसरा हिस्सा वो है जहाँ पर शेयर पॉलिटिकल कमेंट्री है, आप कह सकते हैं, जहाँ पर राहुल गांधी पर वार है, जहाँ पर लोकतंत्र का हनन करने का जो आरोप प्रधानमंत्री पर लगता है, उसका वो किस तरीके से पलटवार करते हैं वो आपको इसमें सुनने के लिए मिलेगा। वो जो शहंशाह कहलाए जाते हैं वो शहंशाह नहीं है। आप ही ने कहा ना, वो तो कहते हैं मैं तो शहंशाह हो गया हूँ। वो तानाशाह अगर कहलाते हैं तो तानाशाह की असली परिभाषा क्या होती है और कैसे ये आम लोगों के मैंडेट का निरादर है, इसे समझाने की उन्होंने कोशिश की। तो इसे आप एक हिस्सा इमोशनल माने, एक हिस्सा शेयर पॉलिटिकल माने। बहुत खूब। कुछ कह रहे हैं समीर जी आपसे? देखिए ना, प्रधानमंत्री मोदी जिससे भी इंटरव्यू देते हैं उसके बारे में कनेक्ट होना और उसके बारे में जानकारी रखना मोदी जी का कितना मतलब एक बहुत बड़ी कला है। जैसे बताइए कि पूछा योग के बारे में, पूछा योग आपका चालू है कि नहीं, आपके लिए सरोज जी के लिए कहा कि वजन आप कम कीजिए। मुझे 2014 का एक वाकया याद आ रहा है। मैं पहली बार मिला था 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में। 10 मिनट की मेरी मुलाकात हुई थी और जब मैं निकलने लगा तो मुझसे उन्होंने कहा शाखा जाते हो क्या? तो मैं सरप्राइज रहा एकदम कि मतलब, मैंने कहा नहीं सर, अब बहुत सालों से नहीं गया हूँ मैं। बोले ठीक है। मतलब इतनी जानकारी रखना कि मैं शायद पहले शाखा जाता था। उस समय संघ की कोई बात नहीं थी, जनरल पॉलिटिकल बातचीत हो रही थी। लेकिन जब मैं निकलने लगा तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया इस बात को, जब शाखा जाते हो? तो मैंने कहा नहीं सर, अब मैं अभी नहीं जा पाता शाखा। तो इतनी जानकारी रखना कि जो और आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है, जो आपसे मिल रहा है, उसके बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होना, इससे कनेक्ट होना, मुझे लग रहा है इनकी बहुत बड़ी एक खूबसूरती और एक कला है उनके पास कि मतलब लोगों से बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं और इतनी इन्फॉर्मेशन वो अपने पास रखते हैं। ये एक बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और ये एक बहुत जो एक्सपीरियंस है उनका वो बोलता है कि भाई मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसके साथ मेरा कुछ एक कनेक्ट, तो बातचीत तब अच्छी बातचीत होती है।